बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान में कोई भी काम करते हैं तो उसकी कमर्शियलिटी देखते हैं कि इस काम से मैं कल को पैसे कितने बना सकूंगा। बहैसियत कौम एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट सेटिंग है, पैसा हो, बहुत ज्यादा हो और बहुत जल्दी हो। आर्ट बहुत बड़ी कुर्बानी मांगती है और वो कुर्बानी ये है कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें। एडिटोरियल कार्टून्स में आपने फन और मजा का पैगाम देना कैसे सीखा? जिस तरह एक कॉलमिस्ट जो है वो अपनी राय का इजहार करता है, इसी तरह एक एडिटोरियल कार्टूनिस्ट जो उतनी स्पेस उसको दी जाती है उसके अंदर अपना नैरेटिव बयान करता है। रोजाना अखबार खोल के खबरें शॉर्टलिस्ट करते थे कि आजकल ये बड़ा नैरेटिव चल रहा है तो इस पे कुछ कार्टून बनाते हैं। इट वाज अ वेरी गुड प्रैक्टिस बट आई हैड टू गिव इट अप ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस इन पाकिस्तानी पॉलिटिकल अरीना। सारी बातें नहीं की जा सकती। कोई ऐसा वाकया पेश आया हो, कार्टून बना के भेजा हो लेकिन अदारे ने रिमूव कर दिया हो? मरियम नवाज साहिबा जो है वो सीएम बनी तो वो एक बड़ी खबर थी। उस टाइम इनकी एक स्टेटमेंट थी कि करप्शन इज माय रेड लाइन, तो मैंने उस रेड लाइन को कट करके उसकी जगह सिर्फ डैड्स लाइन कर दिया। इदारे को उनके लिए मुश्किल था उसको पब्लिश करना, तो उन्होंने मुझे फिर उसके बाद मना कर दिया कि ये अब हमारा सिलसिला यहीं तक था, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। पाकिस्तान के यंग जो डिजिटल आर्टिस्ट हैं उनके लिए कोई मशवरा, कोई राय आप देना चाहें, क्योंकि आपकी तो वाबस्तगी इस शोबे से है और तकरीबन 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो कोई मशवरा देना चाहिए उनको? ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान में कोई भी काम करते हैं तो उसकी कमर्शियलिटी देखते हैं कि इस काम से मैं कल को पैसे कितने बना सकूंगा। तो आर्ट के हवाले से भी लोगों का ख्याल ये होता है कि इट्स अ वेरी वेल पेइंग जॉब और फ्रीलांस पे अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। नो डाउट ऐसा है। अगर आप जो है वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाते हैं तो यू कैन अर्न गुड मनी। लेकिन अगर आपकी प्राइम फोकस ही इस बात पर है कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ फौरन, क्विक मनी, जो कि हमारे बहैसियत कौम एक बहुत बड़ा डिफॉल्ट सेटिंग है कि जी पैसा हो, बहुत ज्यादा हो और बहुत जल्दी हो। हाँ ठीक है, अब तो एम बन गया। अब एम है, जाहिर है वो जो मिशन की बात हुई है कि जिंदगी के अंदर कोई हदफ मिशन नहीं है, तो पैसा एक बड़ा क्लियर मिशन है हर बंदे का। आर्ट बहुत बड़ी कुर्बानी मांगती है और वो कुर्बानी ये है कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें एक क्राफ्ट को डेवलप करने के अंदर, अपनी सलाहियत को निखारने के अंदर। जब आप सलाहियत को निखारने के ऊपर अपनी जो है वो अपनी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, तो नतीजतन आपकी क्राफ्ट जो है वो फिर उसके अंदर वो एक रिफ्लेक्शन नजर आना शुरू होती है और फिर अल्टीमेटली पैसा भी फॉलो कर लेता है उसको। लेकिन अगर आपका प्राइम हदफ ही पैसा कमाना है तो आप फिर सेगवेज तलाश करते हैं, आप शॉर्टकट्स तलाश करते हैं कि जी कैसे फौरी पैसा जल्दी आ सकता है, और उसके अंदर फिर आर्ट बहुत दूर रह जाती है, कमर्शियल काम बहुत आगे आ जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कि यंग आर्टिस्ट को मेरा मशवरा ये होगा कि अपनी क्राफ्ट को डेवलप करने के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त लगाएं, बहुत ज़्यादा। बेसिक सीखें, एनाटमी सीखें, एनाटमी सीखने के बाद लाइन वर्क पे, और अब तो बहुत आसान दौर है। हाँ बिल्कुल, यानी यूट्यूब, अब तो मेरा ख्याल है कि हम बच्चों से पेपर भी लेते हैं तो बच्चे हमारी दिए हुए नोट्स पढ़ने की बजाय उनको पता होता है कि ये टॉपिक्स हैं, यूट्यूब पे उन टॉपिक्स को डालें, उनको एक दफ़ा वीडियो सुन लें और मेन पॉइंट्स निकाल के अगले दिन पेपर अटेम्प्ट कर दें। बिल्कुल ऐसे ही तो यूट्यूब इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर इन करंट टाइम्स। तो आर्ट सीखने के लिए भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होना, मैं किसी आर्ट इंस्टीट्यूट से नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक कि मतलब आर्ट जाहिर है जब लोग बताते हैं ना कि योर आर्ट इज वर्किंग, काम कर रही है, तो काम हल्का फुल्का कर ही रही है। इंस्टीट्यूशनल आर्ट सीखना या किसी इदारे के साथ वाबस्ता होकर आर्ट सीखने का फ़ायदा ये है कि आपकी बड़ी ज़बरदस्त नेटवर्किंग हो जाती है। उस नेटवर्किंग से आपके जाविये के अंदर भी वसअत आती है, आप लोगों को जान पाते हैं, कोई किसी किस्म की आर्ट क्रिएट कर रहे, कोई किसी किस्म की, कोई किसी इदारे के साथ वाबस्ता है। दूसरा, आप जो है वो खुद आपके अपने लिए भी अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं उस इदारे से वाबस्तगी की वजह से। तो आपका पीआर आपकी बनती है, लोगों के साथ बनते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो यंग आर्टिस्ट को अपनी क्राफ्ट डेवलप करने पे वक्त लगाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आजकल अखबारों के बुरे दिन चल रहे हैं। रिसेंटली आपने भी खबर सुनी होगी, तकरीबन 110 जो एम्प्लॉयज थी उनको निकाल दिया गया, जिसमें एडिटर की और बाकी डिफरेंट पोस्ट थी। तो अब जहाँ पे एक अखबार ही नहीं चलेगा वहाँ पे कार्टून कहाँ शाया होना है। तो कोई डिजिटल जो आर्टिस्ट है उनको अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन
अपना काम सेल करना चाहें, जिस तरह लाइक फ्रीलांस है, फाइवर है, तो इस तरह की कोई वेबसाइट 2-4 रिकमेंड करना चाहेंगे? अच्छा, पहला जो जुज़्व है इस सवाल का वो अखबारात के हवाले से है। ये सवाल आपने गालिबन इसलिए किया कि मैं एडिटोरियल कार्टून बनाता रहा हूँ। अच्छा, एडिटोरियल कार्टून्स के अंदर से अगर वही बात है कि अगर इफ़ आई एम डूइंग इट आउट ऑफ पैशन, अगर मैं इसको एक हॉबी के तौर पे या पैशन के तौर पे लेकर चल रहा हूँ, तो देन इट्स रियली गुड। और अगर मेरे कार्टून से कुछ 2-4 लोगों को भी कुछ पैगाम जा रहा है, कुछ मैसेज जा रहा है, तो आई थिंक कि आर्ट का मकसद अचीव हो रहा है कि जो है कि सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म क्रिएट करना। और जो इसका दूसरा पहलू है कि इसके अंदर कमर्शियलिटी कितनी है, तो इट्स अ डाइंग मीडियम। न्यूज़पेपर अब जो है वो कोई भी नहीं खरीद रहा। अगर कोई हमारे घरों में बुजुर्ग मौजूद हैं तो वो बस आउट ऑफ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस, एक आदत है बनी हुई, तो हाँ, डेली सुबह उठ के नाश्ते के टेबल पे हाँ अखबार है, पढ़ना, उसकी खुशबू है, उसका कागज़ की फील है। तो लेकिन इट्स अ डाइंग मीडियम, ये आगे तो कोई ख़रीदेगा नहीं। तो इसके अंदर अपना करियर बनाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रीलांस की बात करते हैं तो फ्रीलांस के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप ज़बरदस्त किस्म का टैप कर सकते हैं फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म्स को, फ्रीलांस की वेबसाइट्स को, और इट डजंट रिक्वायर एक्सपर्टीज़। आपका अगर क्राफ्ट अच्छा है तो ये दो पैरेलल चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो ये कि यू आर गुड इन अ स्किल, आप अच्छे डिज़ाइनर हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप अच्छे वीडियो एडिटर हैं, दिस इज़ वन स्किल। द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्किल इज़ कि आपको अच्छा बेचना आता है। ठीक है जी। तो ये जो दूसरा जुज़्व है, मेरा ये ख्याल है कि फ्रीलांस वेबसाइट्स उसमें आपकी मदद ये करती हैं कि वो आपका काम बेचने के अंदर आपकी असिस्टेंस करती हैं। बिल्कुल ठीक। वरना अगर आपको खुद से अपनी पर्सनल वेबसाइट बनानी हो तो उसको मार्केट करना इज़ क्वाइट अ टास्क, उस पर सरमाया भी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स आर अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट योर करियर। पाकिस्तान की जामियात में आप कॉमर्स यूनिवर्सिटी में आपने तकरीबन 2 साल पढ़ाया, आजकल आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो शोबे तदरीस से वाबस्ता होने का ख्याल कैसे आया? आउट ऑफ लेगेसी, मेरे दोनों वालिदैन जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं। अभी मेरे वालिद साहब रिटायर हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, और अब वो कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट लेक्चरर के तौर पे क्लासेस ले रहे हैं। तो दिस वाज अ लेगेसी दैट आई हैड टू कीप, और मुझे इसको ज़िंदा रखना था कि जिस तरह तरखान दा पुत्र तरखान ही होता है, तो इस तरह अच्छी मिसाल दी है। तो ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। सही, माशाल्लाह। तो अव्वल तो बात ये, दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम टीचिंग तो इट्स नॉट फॉर मनी। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये मौका दिया है कि हमारे पास घर चलाने के ज़राए जो हैं वो और भी हैं। तो अगर ये मैं टीचिंग के साथ वाबस्ता हूँ तो इसकी दो प्राइम वजूहात हैं। एक तो जब इंसान पढ़ाता है तो वो कंट्रीब्यूट करता है और इंसानों की ज़िंदगी के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं किसी लेवल पे अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी रिफ्लेक्शंस जो मैंने अभी तक करियर से हासिल किए हैं वो मैं यंग इंडिविजुअल्स तक पहुंचा पा रहा हूँ, तो दिस विल हेल्प देम स्लाइडिंग इनटू इंडस्ट्री, और वो अपना रास्ता डेवलप कर सकेंगे जब वो कल को डिग्रीज मुकम्मल करने के बाद इंडस्ट्री में जाते हैं। और दूसरा इसका पहलू ये है, वो थोड़ा सा पर्सनल पहलू होता है कि इंसान की लर्निंग जिंदा रहती है जब तक वो पढ़ाता रहे, अगर वो पढ़ाने की एसेंस को समझ रहा है। अगर तो वो वही बातें कर रहे हैं कि जो उसको पहले से पता है और वो बस उन्हीं पे जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है, तो वो आउटडेट हो जाता है। बच्चों को भी पता लग जाता है, सामीन बड़े समझदार होते हैं, उनको पता लग जाता है। गो कि आपके मुंह पे कोई ना कहे कि सर आप बड़ी दकियानूसी बातें कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी आपने यही ज्ञान बांटा था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी जिम्मेदार इंसान है और आप ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि पढ़ाने से पहले कोई नई बात, कोई नई चीज़ जो है मुझे इस अपने एक रूटीन के अंदर शामिल करनी है, तो वो आपकी अपनी भी ग्रोथ मुसलसल जारी रहती है। बिल्कुल। तो ये पर्सनल लेवल मेरे ख्याल में ये टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन है, कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा होता है इधर से, टीचर्स भी बिल्कुल ऐसे। एडिटोरियल कार्टून्स में आपने फन और मज़ा का पैगाम देना कैसे सीखा? अच्छा,
एडिटोरियल कार्टून से मेरा तारुफ बड़ा पुराना है। मतलब अखबारात जब घर में आया करते थे तो मेरा कोई पढ़ने लिखने से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा, तो मैं तस्वीरें देखता था अखबार के अंदर। वो ज़ाहिर है एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ डिफरेंट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन भी। तो मैं तस्वीरें देखता था, कार्टून्स देखता था। अगर कोई रिसाला घर में आया तो उसमें भी मैं तस्वीरें देख रहा हूँ। तो बड़ी ख्वाहिश थी और बड़ी एक क्यूरियोसिटी थी कि ये कैसे बनते हैं, ये कौन बनाता है। तो खैर व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ डिजिटल आर्टिस्ट, तो उसके बाद एक आगाही हुई कि डिजिटल आर्ट भी की जा सकती है एडिटोरियल के अंदर। फिर ये जानने की कोशिश की कि एडिटोरियल कार्टूनिस्ट जो है क्या वो सिर्फ स्किल होता है या क्या कोई उसके पीछे कोई पैगाम भी होता है। तो ज़ाहिर है पॉलिटिक्स से इतना कोई लेना देना था नहीं, तो इसलिए एडिटोरियल कार्टून सिर्फ विजुअल फॉर्मेट में समझ आता था कि बड़ा ज़बरदस्त कार्टून बना हुआ है, कैरेक्टर्स हैं, फ़नी लग रहे हैं। लेकिन वंस आई डिग्ड इनटू इट, कोई थोड़ी समझ आई तो पता लगा कि इसके पीछे तो पूरा जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव है, कोई कहानी है, कोई कॉन्टेक्स्ट है, उसके ऊपर बात की जा रही है। तो फिर और मज़ा आने लगा कि यार दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मीडियम। इस पे मैं अभी येलो जर्नलिज्म पे भी थोड़ी सी बात करूँगा इसके बाद। अच्छा, एनी हाउ, तो जब ये पता लगा तो फिर ज़ाहिर है मीडिया में होने की वजह से ज़ाहिर है वही एक इदारे से जब आप मंसूब रहे हो पंजाब यूनिवर्सिटी, तो फिर आपकी नेटवर्किंग हो जाती है। बिल्कुल। तो नेटवर्किंग के थ्रू ये पता लगा कि एडिटोरियल कार्टूनिस्ट की स्पेस और गुंजाइश मौजूद है। मैंने अपने 2-3 कार्टून जो सैम्पल बनाए हुए थे अपने पॉलिटिकल नैरेटिव अपने जाविये से, और एडिटोरियल कार्टून इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी ये नहीं होती कि उसने कोई ख़ास नैरेटिव बयान करना है उसूली तौर पे, वरना तो आपको पता ही है कि नैरेटिव्स कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह एक कॉलमिस्ट जो है वो अपनी राय का इजहार करता है, इसी तरह एक एडिटोरियल कार्टूनिस्ट उसके उस जो उतनी स्पेस उसको दी जाती है उसके अंदर अपना नैरेटिव बयान करता है। बिल्कुल। उससे कोई इत्तेफाक करे अपने या आर्ट ना के करे, जरिए लोगों के पैगाम पहुंचाते हैं। उससे लोग उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो ये सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ और कुछ कार्टून मैंने भेजे तो उनको पसंद आया। उन्होंने कहा कि जी आप रोज़ाना एक सबमिट कर दिया कीजिए। इसके अंदर कोई माली ट्रांजैक्शन नहीं था ये अल्लाह वास्ते ही था, एज अ वॉलंटियर। ठीक है। लेकिन आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट इन माई लाइफ टू बी अ पब्लिश्ड एडिटोरियल कार्टूनिस्ट। जहाँ ज़हूर साहब हैं, जावेद साहब का आपने जिक्र किया था, जावेद साहब का, तो टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन देयर लाइनअप बहुत पीछे, लेकिन एटलीस्ट ये कि हम उनकी सफ में कहीं ना कहीं शामिल हैं, बिल्कुल। तो दैट इज़ अ बिग विन आई थिंक इन माई लाइफ। तो यहाँ से इस सफ़र का आगाज़ हुआ और फिर रोज़ाना मेरे दोस्त शहरियार अब्बासी साहब का आपने जिक्र किया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं। बिल्कुल। तो वो मेरे कोलीग थे कॉमसैट्स में, तो हम रोज़ाना अखबार खोल के ख़बरें शॉर्ट लिस्ट करते थे कि आजकल ये बड़ा नैरेटिव चल रहा है तो इस पर कुछ कार्टून बनाते हैं। तो वो मिलजुल के एक मिली भगत और कार्टून को कंसेप्चुलाइज करना, फिर उसको एक तख्लीकी उस अमल से गुजारना, और फिर बिल्कुल। तो इट वाज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, बट आई हैड टू गिव इट अप ड्यू टू सर्टन लिमिटेशंस इन पाकिस्तानी पॉलिटिकल अरीना। सारी बातें नहीं की जा सकती पाकिस्तान के अंदर। हाँ, ये चीज़ भी है। एक कोई ऐसा वाकया पेश आया हो, आपने कार्टून बना के भेजा हो लेकिन अदारे ने रिमूव कर दिया हो, किसी मैगजीन में, किसी अखबार में, ऐसा वाकया, और उन पे नागवार गुजरा हो, उनको डर हो कि हमारा अखबार या मैगजीन बैन हो जाएगा, बाद में मीटिंग बुलाई गई हो कि ये कैसा कार्टून आपने लगा दिया। हाँ, तो आपके साथ हुआ? वो मैं पूरी तफसील से बयान कर दूं या तफसील के साथ बयान करते हैं? नो इशू, मैंने को फाड़ते नहीं लेगा। नहीं अच्छा, मरियम नवाज साहिबा जो है वो जब ये सीएम बनी तो वो एक बड़ी खबर थी। ठीक। तो उस टाइम इनकी एक स्टेटमेंट थी कि करप्शन इज़ माय रेड लाइन। अब मैं एक पाकिस्तानी इंडिविजुअल के तौर पे आई कैन हैव अ से, मैं उस पर कुछ भी बात कर सकता हूँ। ज़ाहिर है वी आर अ डेमोक्रेसी। तो मैंने उस रेड लाइन को कट करके उसकी जगह सिर्फ डैड्स लाइन कर दिया। तो उस पे खैर इदारे को खासी जो है वो उनके लिए मुश्किल था उसको पब्लिश करना, तो उन्होंने मुझे फिर उसके बाद मना कर दिया कि ये अब हमारा सिलसिला यहीं तक था, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ, तो वो कार्टून पब्लिश नहीं हुआ। अगर वो मैं आपको दे दूंगा, अगर वो आप इस पॉडकास्ट में दिखा सकें। जी तो खैर देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, और मेरा ख्याल है कि समझदारी का तकाजा भी सर्वाइवल के लिए
ये है कि आप उन लिमिटेशंस को समझें और उनके मुताबिक जो है अपनी स्पेस यूटिलाइज करें। बिल्कुल ठीक है। आप एक सीईओ के तौर पे काम कर रहे हैं एक ब्रांडिंग एजेंसी के साथ, तो बिजनेस को लेके चलना, साथ टीचिंग को लेके चलना, इसके अलावा साथ एज अ डिजिटल आर्टिस्ट, तो तीनों जगह कभी मुश्किलात हुई? नहीं, मेरा ख्याल है कि तीनों ही काम तीनों में मुतवाज़न बरकरार रख के चल रहे हैं। तीनों ही काम मैं बहुत थोड़े थोड़े करता हूँ, इसलिए सारे काम हो जाते हैं तसलसल के साथ। जी, सीईओशिप या उसका तकाजा ये है कि इंसान अगर डेलीगेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को समझे, यानी सारे इख्तियारात अपने पास अगर रखने की आदत हो फ़र्द को, तो फिर कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो डेलीगेशन ऑफ पावर ये है कि जो आपके साथ शरीक हैं बिजनेस के अंदर या आपकी टीम का हिस्सा हैं, आप कुछ जिम्मेदारी का हिस्सा उनको दें और फिर उन पे एतमाद करें कि वो उसको जिम्मेदारी को सही से निभाएंगे। तो येलो सैंड स्टूडियोज़ का भी मामला यही है कि मैंने डेलीगेशन ऑफ पावर के थ्रू जो मेरी टीम के लोग हैं उन पे पूरा एतमाद किया और मेरी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा अच्छा काम वो कर रहे हैं।